हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। चलिए दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के करंट अफेयर में। आज 3 अप्रैल है, तो आज आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। जो पहला प्रश्न है, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 को किसने पेश किया? हु इंट्रोड्यूस द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 इन लोकसभा ऑन 1 अप्रैल 2022। सॉरी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि किसने जो है द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 का किसने लोकसभा में पेश किया, यह आपको बताना है। तो दोस्तों, बता दूं कि सरकार ने जो लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिकल बिल पेश किया है, वह केंद्र मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह जो है, उन्होंने 1 अप्रैल को 2022 को लोकसभा में इस बिल को पेश किया है। इसका उद्देश्य यह है कि अंटार्कटिक में भारत की अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक नियामकन ढांचा प्रदान करना और अंटार्कटिक परिस्थितियों तंत्र की रक्षा करना है। जो वहाँ पे अंटार्कटिक की जो परिस्थितियाँ हैं, पारिस्थितिक तंत्र जो हैं, उसकी रक्षा करना है। और अगर दोस्तों बता दें कि अंटार्कटिका में जो 40 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं, जिनमें से 2 इंडियन हैं। जो अंटार्कटिका में जो वहाँ के जो क्या बोलते हैं रिसर्च केंद्र हैं, जो वो वहाँ पे इंडियन 2 हैं। एक का नाम मैत्री है, दूसरे का नाम भारती है। ये आप दोनों को नाम याद रखने हैं कि अगर पूछा जाए कि अंटार्कटिका में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो भारतीय, उनके नाम बताया, तो एक का नाम मैत्री है, दूसरे का नाम भारती है। तो ये आपको याद रखना है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया ये बिल? जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस बिल को लोकसभा में पेश किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे, जितेंद्र सिंह इज द करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2022 में किस राज्य के नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की? विच स्टेट सेटअप नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक इन अप्रैल 2022? आपको बताना है कि कौन से स्टेट में जो नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक का स्थापना हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए गोवा है, या गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। अगर दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, कर्नाटका सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि जो सहकारी बैंक हैं, जो क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक है, उसकी स्थापना की है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? अगर विशेषता बताएं कि जो उन्हें अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस बैंक के स्थापित करने का जो मकसद है उनको क्या है? अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा, इसलिए इसका स्थापना की गई है। और राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी के रूप में 100 करोड़ रुपए इसमें लगा दिए हैं। और दुग्ध संघ बैंक के लिए पूंजी अपने हिस्से के रूप में 260 करोड़ रुपए का योगदान देगा। जो दुग्ध संघ बैंक है, इसके पूंजी के लिए कितना? 260 करोड़। और जो राज्य सरकार है, अपनी शेयर पूंजी के लिए कितना? 100 करोड़ का प्रदान किया है। तो जो कौन से स्टेट में सेटअप हुआ है दोस्तों, एक बार रिपीट करते हैं। नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक स्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? कर्नाटका। तो इसका सही जवाब जो है कर्नाटका। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किसने सेना प्रशिक्षण कमान शिमला का पदभार ग्रहण किया? हु एज्यूम चार्ज ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला इन अप्रैल 2022? कपिल मोहन धिल, एस महल, CS नायडू, या अनुपम कपूर? तो दोस्तों, आपको इसमें से बताना है कि कौन से ये जो आर्मी शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, उसका जो एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका जो जिम्मेदारी है किसने ली है। एक तो यह बताना है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल SS महल है, सेना के प्रशिक्षण कमान जो है वहाँ के, उन्होंने शिमला का जो है कार्यभार पूरा संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल SS महल 1 अप्रैल को सेना का प्रशिक्षण कमान जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, उसका पूरी तरह से जिम्मेदारी ली है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला 1 मई 2020 को आर्मी ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था।
2022 में जो पूर्व थे राज शुक्ला जी, उनको नियुक्त किया गया था। उन्हें बल के प्रशिक्षण पहलुओं को देखने के प्रभार दिया गया है, तो ये याद रखना है दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें, जो 1993 में जो शिमला स्थानांतरित, इसको क्या किया था, सेना प्रशिक्षण कमान जो है 1 अक्टूबर 1991 को मध्य प्रदेश के महू में अस्तित्व में आई थी। इसके बाद जो है 31 मार्च 1993 को शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका पहले जो था 1 अक्टूबर 1991 में मध्य प्रदेश में था, बाद में 31 मार्च 1993 को इसको शिफ्ट कर दिया गया था, कहाँ, शिमला में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है वो शिमला कब गया, तो 31 मार्च 1993 को। और इसके कमांड किसके हाथों में है प्रेजेंट में, एसएस महल जी के हाथ में है। इन्होंने पूरी जिम्मेदारी उसकी संभाली है। इनको अपॉइंट, एक तरह बोल सकते हैं, इनको अपॉइंट किया गया है, जो लेफ्टिनेंट जनरल एसएस महल हैं। तो एसएस महल इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनकी किस देश की यात्रा के दौरान अप्रैल 2022 में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद was accorded ceremonial guard of honor in April 2022 during his visit to which country? आपको बताना है दोस्तों, जो ऑप्शन है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान या फिर पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान यहाँ तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे संबंध काफ़ी ख़राब से हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी हैं, वो 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर तुर्कमेनिस्तान पहुँचे हैं। अभी जो इनकी 3 दिवसीय यात्रा है तुर्कमेनिस्तान, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। रामनाथ कोविंद ने 1 अप्रैल 2022 को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने तुर्कमेनिस्तान में अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने तुर्कमेन समकक्ष सरदार से मुलाकात की, संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। यह भारत के राष्ट्रपति की स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा थी, यह आपको ध्यान रखना है। तो तुर्कमेनिस्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे पोखरण से रिलेटेड दोस्तों, 1 अप्रैल 2022 को एयरबॉर्न रैपिड रिस्पॉन्स टीमों द्वारा हवाई अभ्यास किया गया। पोखरण एयरबॉर्न ड्रिल्स वर कैरिड आउट बाय डैश 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 एयरबॉर्न रैपिड रिस्पॉन्स टीम ऑन 1 अप्रैल 2022। ऑप्शन इंडियन नेवी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आसाम राइफल या फिर इंडियन आर्मी। दोस्तों बता दें कि जो भारतीय सेना है यानी इंडियन आर्मी है, उन्होंने ये हवाई अभ्यास किया, जो वहाँ के एयरबॉर्न रैपिड रिस्पॉन्स टीमों द्वारा इस अभ्यास को किया गया है। पश्चिमी मोर्चे पर रैपिड रिस्पॉन्स क्षमताओं को मान्य करने के लिए ये पोखरण में प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में क्या हुआ था, गाइडेड प्रिसीजन एरियल डिलीवरी सिस्टम जो थी, जिसको GPADS के साथ कॉम्बैट फ्री फॉल जंप शामिल थे। कॉम्बैट फ्री मतलब लड़ाकू फ्री थे, तो इसमें आयोजित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, जो इंडियन आर्मी है हमारी भारतीय सेना, उसके द्वारा ये परफॉर्म किया गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM द्वारा किस बैंक को SHG लिंकेज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया? Which bank has been adjudged the best performing bank in SHG linkage by the National Rural Livelihood Mission NRLM in April 2022? SBI, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या HDFC बैंक? तो दोस्तों जो NRLM जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वो HDFC बैंक द्वारा किया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो किया है वो HDFC बैंक ने किया है। इसको पुरस्कार दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दिया गया है। और इसने जो स्वयं सहायता समूह यानी जो SHG है, एक समूह ऋण देने वाला मॉडल है, जिसमें छोटे समय की महिलाओं उद्यमियों को एक समूह ऋण
के लिए एक साथ आता है। तो इसमें क्या होता है, छोटे उद्यमी की जो महिलाएं हैं उनको ऋण दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। HDFC बैंक इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने, आप कोशिश करिए आंसर करने के लिए। तो अप्रैल 2022 में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने किस शहर में एक उड़ान प्रदर्शन किया? In April 2022, Surya Kiran aerobatic team of Indian Air Force carried out flying display in which city? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, या ऑप्शन सी मुंबई, या फिर बेंगलुरु। तो दोस्तों ये बता दें कि जो इंडियन एयरफोर्स यानी सूर्य किरण जो एरोबेटिक टीम ने हैदराबाद में क्या किया, ये उड़ान का प्रदर्शन किया। जो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स कि सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने इसको परफॉर्म किया है हैदराबाद में। सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम, जिसे भारतीय वायुसेना के राजदूत के रूप में माना जाता है, जो दुनिया में 9 विमान बनाने वाली एरोबेटिक टीमों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। वे हॉक MK-132 विमान उड़ाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा, जो HAL द्वारा भारत में निर्मित लाइसेंस है, इसको लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है HAL द्वारा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रैल 2022 में ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला पर्यावरण संरक्षण अंतरिक्ष में पहला भारतीय NGO बन गया है? Which of the following has become the first Indian NGO in environmental conservation space to launch blockchain in April 2022? तो दोस्तों स्मार्ट टेक फाउंडेशन ऑप्शन ए, हारा जीवन ऑप्शन बी, संकल्प तारू फाउंडेशन ऑप्शन सी, या बटरफ्लाई NGO एंड चैरिटी फाउंडेशन ऑप्शन डी। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि किसने। तो दोस्तों इसका जो आंसर है संकल्प तारू फाउंडेशन ने ब्लॉक चेन है उसको लॉन्च किया है। भारत ये लॉन्च करने वाला जो है पहला भारतीय NGO बना है संकल्प तारू फाउंडेशन, जिन्होंने इसको 1 अप्रैल 2022 को ही लॉन्च किया था। यह अपने दाताओं को विश्वास और बढ़ाने में भी मदद करता है, जो उन्हें सूचना की सत्यता की जांच करने के लिए एक अतिरिक्त हैंडल प्रदान करता है। संकल्प तरु पूरे भारत में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वृक्षारोपण गतिविधियों पर काम करने वाली सबसे बड़ी भारतीय गैर लाभकारी संस्था में से एक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों संकल्प तरु फाउंडेशन, जो क्या किया है, ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला पर्यावरण संरक्षण अंतरिक्ष में पहला भारतीय NGO बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अप्रैल 2022 को भारत में निम्नलिखित में से किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑन 2 अप्रैल 2022 India and which of the following country signed an economic cooperation and trade agreement? तो ये किसके द्वारा किया गया जो ये, तो दोस्तों ये बता दूं आपको कि ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है ट्रेड साइन, जिन्होंने किसने किया, पीयूष गोयल जी ने इसको हस्ताक्षर पे साइन किया है। ट्रेड एग्रीमेंट जो है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया है, जो नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। वर्चुअली हुआ है ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वह वर्चुअली इसको किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बिना देरी किए। अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जो अपना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? हु हैज़ टेकन ओवर एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2022? अरुण गोयल, डॉक्टर S राजू, या ओम प्रकाश गुप्ता, या फिर कार्तिक? तो दोस्तों इसका जो आंसर है डॉक्टर S राजू ने भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर S राजू ने 1 अप्रैल 2022 को ही भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह श्री RS गरखल के स्थान लेंगे। पिछले जो हमारे प्रीवियस जो इसके महानिदेशक थे श्री RS गरखल के पद को ये संभालेंगे, जो 31 मार्च 2022 को रिटायर हो गए। वर्तमान में पद संभालने से पहले डॉक्टर राजू
GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और मुख्य प्रमुख मिशन 3 और मिशन 4 के पद पर थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट की नियुक्ति किसने ग्रहण की? दोस्तों आपको बताना है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसके कमांडेंट किसको नियुक्त किया गया है? कपिल मोहन धीरू, आरती सरेन, अरविंद कपाड़िया या अजय कोचरी? तो दोस्तों, हु अज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ कमांडेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी? तो वाइस एडमिरल अजय कोचर बने हैं NDA के नए कमांडेंट। जो वाइस एडमिरल अजय कोचर हैं AVSM NM के एयर मार्शल संजीव कपूर AVSM VM से 1 अप्रैल 2022 को ही कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की नियुक्ति ग्रहण की। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने 1 जुलाई 1998 में भारतीय नौसेना कमीशन किया गया था। उनकी अन्य कमांड नियुक्तियां INS कृपाण एक मिसाइल कॉन्वेंट और कॉरपोरेशन पराक्रमण के दौरान मिसाइल पोत शामिल है। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों, जो है अजय कोचर जी उन्होंने ये पद संभाल लिया है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस? तरुण दास या फिर श्रीराम चौलिया या कौशिक बासु VR पंचमुखी? तो ये एक पुस्तक का नाम है दोस्तों, एक बुक है जिसको क्रंच टाइम नाम दिया गया है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। डॉक्टर श्रीराम चौलिया द्वारा ये बुक लिखी गई है, एक नई पुस्तक है जिसका विमोचन 31 मार्च को विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया। वह OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन हैं। पुस्तक भारत के बाहरी विरोधियों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा खतरों के दौरान लिए गए निर्णय पर जोर देती है। यानी अगर पाकिस्तान है, चाइना, अगर कुछ भी हमारे ऊपर थ्रेट है तो उन सब टॉपिक पे ज़्यादा फोकस इस बुक में किया गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्रीराम चौलिया द्वारा लिखी गई है। अगर कि बुक को लॉन्च करते टाइम कौन कौन उपस्थित थे तो आप बता सकते हैं कि इसमें मीनाक्षी लेखी, जो विदेश राज्य मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।